आदाब। इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है और मैं हूं इमरान अली बेग। मिजोरम में 60% वोटिंग हुई है। एक लोकसभा हल्के के लिए वोटिंग मजमूई तौर पर पुरअमन रही। कुछ मराकज पर ईवीएम में तकनीकी खराबी की शिकायतें मिली थीं, जिसे जल्द ही दूर कर लिया गया। सन 2009 में मिजोरम में 50.93% वोटिंग हुई थी। मिजोरम असेंबली की हरांग टर्जो सीट के लिए हुए ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग 75% हुई। असम, त्रिपुरा, सिक्किम और गोवा की 7 लोकसभा सीटों के लिए कल होने वाली वोटिंग की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। इन हलकों में 74 उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 55 लाख से जायद वोटर करेंगे। सिक्किम में 32 असेंबली सीटों के लिए भी वोटिंग कल ही होगी। वोटिंग के पेश नजर हिफाजत के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। आसाम में सनीचर को वोट डाले जाएंगे। कार्बी एंगलोंग और डीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट्स पर मुश्तमिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एसटी, करीमगंज एससी और सल्चर जनरल लोकसभा हलके में सिक्योरिटी अहलकारों की 17 कंपनियां तैनात की गई हैं। दहशतगर्दों की हरकत सकनात पर नजर रखने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। इन 3 हलकों में कुल 37 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 29,26,762 वोटर करेंगे। उनमें 14 लाख से जायद खवातीन हैं। 3,500 से जायद पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। करीमगंज एससी हलके में कायम 1504 पोलिंग स्टेशन में 197 इंतहाई हसास और 567 हसास हैं। आसाम में जिन अहम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला वोटर करेंगे, उनमें करीमगंज से सिटिंग कांग्रेस रुकने पार्लिमान ललित मोहन शुक्ला वैद्या, बीजेपी के कृष्णा दास और एआईयूडीएफ के राधे श्याम बिस्वास, सल्चर जनरल हलके से बीजेपी के सिटिंग रुकने पार्लिमान कबिंद्रा पुरकायस्था, कांग्रेस की सुष्मिता देव और एआईयूडीएफ उम्मीदवार कुतुबुद्दीन अहमद मजूमदार के नाम अहम हैं। जबकि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में सीधा मुकाबला कांग्रेस के मचे हुए लीडर बीरेन सिंह एंगटी और बीजेपी उम्मीदवार जोयराम एंगलिंग से है। शिमाली त्रिपुरा में चौतरफा मुकाबला है। बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम और तृणमूल ने अपने अपने उम्मीदवार यहां उतारे हैं। 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। 11 लाख से ज्यादा वोटर हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। आजादाना व मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए 1490 पोलिंग मराकज और उसके अतराफ 35 कंपनियां तैनात की गई हैं। सीपीएम उम्मीदवार जितेंद्र चौधरी, कांग्रेस उम्मीदवार सचित्रा देबबर्मा, बीजेपी उम्मीदवार पार्षद देबबर्मा और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार भृगुराम रेंग के बीच यहां असल मुकाबला है। सिक्किम में लोकसभा की 1 और असेंबली की 32 सीटों के लिए भी वोटिंग शनिचर को ही है। लोकसभा के लिए 6 उम्मीदवार जबकि असेंबली के लिए 121 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहाँ सिटिंग सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट रुकने पार्लिमान प्रेमदास राय को सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा उम्मीदवार टेकनाथ ढकल कड़ी टक्कर दे रहे हैं। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को वजूद में आए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, मगर ये सिक्किम की सियासत में लहरें उठा रही है। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। गोवा की 2 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सख्त मुकाबला है। 2 हलकों में कुल 19 उम्मीदवार मैदान में हैं। शिमाली गोवा से बीजेपी के सिटिंग रुकने पार्लिमान श्रीपद नायक का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार रवि नायक और आम आदमी पार्टी उम्मीदवार दत्ताराम देसाई से है। जबकि जनूबी गोवा में कांग्रेस के एलेक्सो रेगिनाल्डो लॉरेंसो, बीजेपी के नरेंद्र सवाईकर और आम आदमी पार्टी उम्मीदवार स्वाति केरकर पर सबकी निगाहें होंगी। यहाँ से सिटिंग रुकने पार्लिमान फ्रांसिस्को सरदिन्हा को कांग्रेस ने इस बार टिकट नहीं दिया है। रियासत भर में 1100 से जायद पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं, जिनमें 14 इंतहाई हसास और 30 हसास हैं। रियासत में 30 नाबीना वोटर्स हैं, जिन्हें वोटिंग की तरबियत दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कांग्रेस ने मोदी के खिलाफ महाज खोल दिया है। जाती जिंदगी से लेकर सियासी जिंदगी तक मोदी पर चार जानिब से पै दर पै हमले किए जा रहे हैं। राहुल तो अब मोदी के अदानी ग्रुप से मुबैना रवाबित पर खुलकर बोल रहे हैं। जम्मू रैली में राहुल ने मोदी की जाती जिंदगी को भी कुरेदा। उधर मोदी ने किसानों की जमीन मखसूस सनती घराने को औने पौने देने के राहुल के इल्जाम को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। मोदी ने मजीद कहा कि तशरीह मुहिम के अखराजात की जांच कराने के लिए भी वो तैयार है। ईरान में 90% पैसा काला धन है।
तो इसको हम गंभीरता से लेते हैं कि सही इस विषय में वो गंभीर थे, चुनाव से पहले ही सामने दिखा रहे हैं कि वो इसमें सक्षम हैं, ब्लैक मनी को बाहर लाके और प्रयोग भी कर सकते हैं। जिस तरह से प्रयोग कर रहे हैं वो भी स्पष्ट है। अडवाणी जी को निकाल दिया, जसवंत सिंह को निकाल दिया, अडवाणी को निकाल दिया, अडानी को अंदर ले आए। कहते हैं भैया अडानी जी की सरकार चलेगी, बड़े बिजनेसमैन हैं, गुजरात के बड़े बिजनेसमैन हैं, इनको सबका सब पकड़ा दिया है। इस प्रकार से ये काम करते हैं। तशहीरी मुहिम पर आनंद शर्मा ने पहले सवाल उठाए, फिर राहुल ने अडानी का नाम लेकर मोदी पर वार किया। अब तक राहुल गुजरात में जमीन अलॉटमेंट के सिलसिले में दरपर्दा ही मोदी पर वार किया करते थे, मगर अब उन्होंने खुलकर मोदी पर हमले शुरू कर दिए हैं। गुजरात में एक व्यक्ति को हजारों एकड़ जमीन दे दी मुफ्त में, ऐसे लो करो जो करना है। मजदूर रो रहा है, किसान रो रहा है। उधर मोदी ने एक निजी टेलीविजन चैनल को दिए इंटरव्यू में राहुल के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने राहुल के इल्जामात को सियासी मुहर्रिकात पर मबनी करार दिया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस इंतखाबात में अपने अंजाम को सोचकर ही घबरा गई है। मोदी ने तशहीरी मुहिम में 90% कालाधन सर्व करने के कांग्रेस के इल्जामात का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि वो इस सिलसिले में जांच के लिए तैयार हैं। मोदी का कहना है कि 10,000 करोड़ बड़ी रकम है और हुकूमत को अपनी एजेंसियों से इस बारे में दरियाफ्त करना चाहिए। नरेंद्र मोदी का कहना है कि वो इस मामले में जांच का सामना करने के लिए तैयार है और ये जांच 30 दिन के अंदर मुकम्मल हो जानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कांग्रेस रहनुमा कपिल सिब्बल ने नरेंद्र मोदी के शादीशुदा होने के मामले को इलेक्शन कमीशन से रुजू किया है। कपिल सिब्बल ने मोदी पर पिछले इंतखाबात के दौरान हकायक को छुपाने का इल्जाम लगाते हुए इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई की मांग की है। सिब्बल ने कहा कि सन 2002 और सन 2012 के दरमियान हुए असेंबली इंतखाबात के दौरान मोदी ने हलफनामों में अपनी शादी का जिक्र नहीं किया है। खातून की जासूसी मामले पर सिब्बल ने कहा कि हुकूमत मामले की जांच के लिए जज के नाम का ऐलान करेगी। इतने बड़े पद पाने वाले उम्मीदवार से इतनी तो हमें अपेक्षा है और होनी चाहिए, देशवासियों को अपेक्षा होनी चाहिए कि उनको सारी जानकारी देनी चाहिए थी। उन्होंने कानून का उल्लंघन किया, क्यों किया, किस वजह से किया, इसके बारे में हमें नहीं मालूम। आज क्यों वास्तविकता देश के सामने ला रहे हैं, इस सवाल का भी जवाब नहीं है। लेकिन अपने आप में ये एक गलत हलफ बयाना है, गलत एफिडेविट है, फॉल्स एफिडेविट है, पहले 2001, 2002, 2007 और 2012 का। इलेक्शन कमीशन ने स्टाल अंगेज तकरीरों के मामले में बीजेपी लीडर अमित शाह और समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान के खिलाफ शिकंजा कस दिया है। कमीशन ने अमित शाह और आजम खान पर अवामी रैलियों और रोड शोज में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दी है। स्टाल अंगेज तकरीरों के मामले में इलेक्शन कमीशन ने समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान और बीजेपी लीडर अमित शाह पर पाबंदियां आयद की हैं। अब दोनों लीडर उत्तर प्रदेश में अवामी जलसे नहीं कर सकेंगे। दोनों को जुलूस निकालने और रोड शोज करने की भी इजाजत नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ने दोनों के खिलाफ कानून के तहत फौजदारी मुकदमात दर्ज करने की इंतजामिया को हिदायत दी है। यूपी हुकूमत से कहा गया है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि अमित शाह और यूपी के रियासती वजीर आजम खान के किसी भी इकदाम से नज्म ज़ब्त की सूरत हाल मुतासिर न हो। आजम खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के मामले में यूपी हुकूमत के ढीले रवैये को भी कमीशन ने तनकीद का निशाना बनाया है। कमीशन ने कहा है कि अगर अब तक अमित शाह और आजम खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई है तो फौरी तौर पर इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। कमीशन ने कहा है कि आजम खान के स्टाल अंगेज बयान के मामले को समाजवादी हुकूमत संजीदगी से नहीं ले रही है। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला एक आला सतह की मीटिंग में लिया, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर वीएस संपत, कमिश्नर एसएच ब्रह्मा, एसएन जैदी मौजूद थे।
दोनों लीडरों को इंतखाबी फिजा को बिगाड़ने से बाज रखने के लिए ये फैसले लिए गए हैं। कमीशन का एहसास है कि नरेंद्र मोदी के करीबी समझे जाने वाले अमित शाह और आजम खान के स्टाइल अंगेज बयानों से मुख्तलिफ तबकात के दरमियान अदावत के जज्बात की आग को हवा मिल रही है। दोनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हुकूमत और इंतजामिया के सभी आला अफसरान को हिदायत की कॉपियां रवाना कर दी गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं इलेक्शन एक्सप्रेस। और आइए अब एक नजर डालते हैं आज की कुछ दीगर इंतखाबात से जुड़ी खबरों पर। नरेंद्र मोदी के लिए राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी के जरिए मोदी को दी गई क्लीन चिट को चैलेंज करने वाली अर्जदाश्त को मुस्तरद कर दिया है। एक तरफ राहत मिली तो दूसरी जानिब मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खातून की जासूसी मामले में जांच के लिए अनकरीब ही जज का नाम तय किया जा सकता है। वजीर कानून कपिल सिब्बल ने ये इत्तला मीडिया को दी। माया ने मुसलमानों को होशियार किया है। उन्होंने आंवला में रैली से खिताब करते हुए कहा कि अगर मुसलमानों के वोटों का बंटवारा हुआ तो बीजेपी को इख्तिदार में आने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। यूपी की साबिक वजीर आला ने मजीद कहा कि अगर बीजेपी इख्तिदार में आई तो बदउनवानी में इजाफा होगा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कैपिटलिस्ट के पैसे से चुनाव लड़ती हैं। मैं खास तौर से दलितों को और पिछड़े वर्ग के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ना मुसलमानों का हित चाहती है, ना अपन राष्ट्र का चाहती है, और ना ही वो दलित और पिछड़ों का तो बिल्कुल भी नहीं चाहती है मुसलमानों की तरह। ममता ने मोदी पर पलटवार किया है। नरेंद्र मोदी ने ममता पर वोट बैंक की सियासत का इल्जाम लगाया था। मोदी को आईना दिखाते हुए ममता ने कहा है कि जिनके हाथ खून से रंगे हैं वो मुल्क की सालमियत और इत्तेहाद व इत्तेफाक का सबक दूसरों को न सिखाएं। उन्होंने मजीद कहा कि वो जान दे सकती हैं मगर हिंदू और मुसलमानों को बांटने की इजाजत नहीं देंगी। गैर मुकीम हिंदुस्तानियों के आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की उम्मीदों पर सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया है। अदालत का मुशाहिदा है कि फिलवक्त इंटरनेट के जरिए वोटिंग के अमल की इजाजत देने से मुश्किलें पैदा होंगी। इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और उबूरी राहत की मांग की थी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। बालासूर रैली में सोनिया गांधी बीजेपी और ओडिशा की बीजेडी हुकूमत पर जमकर बरसी। उन्होंने बीजेपी पर समाज को मुनकसिम करने का इल्जाम लगाया, जबकि ओडिशा की नवीन पटनायक हुकूमत पर सोनिया ने मरकज के फंड का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। सोनिया ने कहा कि कांग्रेस समाज के सभी तबके को साथ लेकर चलने में यकीन रखती है। कांग्रेस पार्टी का रास्ता हमेशा लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का रहा है। उनकी मिली जुली राष्ट्रीय पहचान के साथ सबको एकता के सूत्र में बांधने का रहा है। यह हमारी आस्थाओं और विश्वास की अनेकता को आदर देने का रहा है। यही भारत की परंपरा है। हमारे मुख्य विपक्षी भाजपा का रास्ता क्या है? उनका रास्ता यह है समाज को बांटने और सांप्रदायिक आधार पर अलग अलग करने का है, कट्टरता और हिंसा फैलाने का है। इस तरह की विचारधारा से देश को नुकसान पहुंचेगा। आप सबको, हम सबको नुकसान पहुंचेगा। जनता दल सेक्युलर ने आज अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया। मंशूर में पार्टी ने कृष्णा और कावेरी आबी तकसीम को अहमियत दी है। जेडीएस सुप्रीमो एसडी देवगौड़ा ने मंशूर जारी किया। पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी पर कर्नाटक के मफादात की अनदेखी करने का इल्जाम लगाया। हम अगर मरकज में हमारी हुकूमत आती है, जो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी एक ऑल्टरनेटिव फ्रंट की बात हम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह हम इन अपने चारों इश्यूज को, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो ऑल्टरनेटिव का, थर्ड ऑल्टरनेटिव का बनेगा, उसमें हम इसको शामिल कराएंगे और सरकार बनने के बाद इनको नफिज कराएंगे। बीजेपी सदर राजनाथ सिंह का दावा है कि अब तक हुए 100 से ज्यादा सीटों पर इंतखाबात में बीजेपी को कम से कम आधी सीटें हासिल होंगी। मजगांव में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि इस बार बीजेपी के इम्कानात रोशन है।
इस चुनाव के बाद अस्थायी सरकार बनाएंगे और अस्थायी सरकार बनाकर झारखंड का तेजी के साथ विकास करेंगे। यदि झारखंड के विकास के लिए स्पेशल पैकेज की भी आवश्यकता हुई तो हम निश्चित रूप से स्पेशल पैकेज मुहैया कराने में पीछे नहीं रहेंगे। उधमपुर डोडा से कांग्रेस उम्मीदवार गुलाम नबी आजाद ने उधमपुर के रामनगर तहसील में एक अवामी रैली से खिताब किया। अपने खिताब में आजाद ने कहा कि वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी की क़यादत में मरकजी सरकार ने मुल्क और जम्मू कश्मीर में काफी तरक्याती काम अंजाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि दूर दराज इलाकों तक सड़क राबिता मरकजी सरकार की इमदाद से ही मुमकिन हो सका है। उन्होंने यूपीए सरकार के कई दीगर प्रोग्रामों का भी जिक्र किया। अभी एक नया कानून हमने बनाया 5 महीने पहले, फुल सिक्योरिटी बिल। वो फुल सिक्योरिटी बिल अभी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ, 4-5 महीने के अंदर लागू होगा, क्योंकि हमारे यहाँ गोदाम बड़े नहीं है, स्टोर नहीं है जिनमें वो अनाज रखा जाएगा। फुल सिक्योरिटी का मतलब है कि अनाज 1 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये किलो में मिलेगा। तो इस तरह से कानून हमने बनाया। एडीआर और इलेक्शन वॉच ने उत्तर प्रदेश में दूसरे मरहले के इंतखाबात में शामिल उम्मीदवारों के आदाद और शुमार जारी किए हैं। उनके मुताबिक तराई की 11 सीटों पर 19% उम्मीदवारों के खिलाफ मुजरिमाना मामले दर्ज हैं, जबकि 40% उम्मीदवार करोड़पति हैं। ये दोनों तंजीमें वोटरों से साफ सुथरे उम्मीदवारों को मुंतखब करने की मुहिम चला रही है। पेश है लखनऊ से ये रिपोर्ट। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेसी रिफॉर्म्स एंड इलेक्शन वॉच जमहूरी अमल को साफ और शफाफ बनाने के लिए काम करने वाले 2 इदारे हैं। मारूफ अदाकार आमिर खान भी इस तंजीम से जुड़े हैं। ये तंजीमें चुनावी उम्मीदवारों की जानिब से पर्चे नामजदगी में दाखिल हलफनामों का तज्जिया करती हैं और उन्हें अवाम के सामने पेश करती हैं। इसमें उम्मीदवार के मुजरिमाना पस मंजर के अलावा उनकी माली और तालीमी हैसियत का भी जायजा लिया जाता है। इनके मुताबिक उम्मीदवारों का रिकॉर्ड सामने आ जाने से वोटरों को साफ सुथरे और ईमानदार उम्मीदवार चुनने में मदद मिलती है। जो 17 को इलेक्शन है उसमें उत्तर प्रदेश के 11 लोकसभा क्षेत्रों में इलेक्शन है और वो तराई के इलाके में इलेक्शन है, और उसमें हमने ये बताने की कोशिश की है कि कौन कौन से राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी हैं उनकी आपराधिक सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या है, उससे संबंधित यहाँ पे हमने डेटा रिलीज किया है। और इस डेटा को आज आपको रिलीज करने के बीच में उन इलाकों में वोटर्स के पास ले जाने की कोशिश करेंगे और वोटर को बताने की कोशिश करेंगे कि आपके यहाँ जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनका आर्थिक, सामाजिक और आपराधिक पृष्ठभूमि इस तरह का है। ये हमारा काम है। इन दोनों तंजीमों ने मगरबी यूपी के तराई इलाके में दूसरे मरहले के तहत होने वाले इंतखाबात में उम्मीदवारों के जो आदाद शुमार जारी किए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। 11 पार्लियामानी सीटों पर कुल 150 उम्मीदवारों में से 147 का तज्जिया किया गया। इनमें से 24 अफराद पर मुजरिमाना किस्म के और 18 उम्मीदवारों पर संगीन किस्म के मुकदमात दर्ज हैं। 52 करोड़पति उम्मीदवार और सिर्फ 36 10वीं या 12वीं पास हैं। खातून उम्मीदवारों की तादाद महज 13 है। इलेक्शन वॉच के मुताबिक वोटर्स अब भी अपने जमहूरी हुकूक से पूरी तरह वाकिफ नहीं हैं। नहीं, हम मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि देखिए, अगर कोई भी प्रत्याशी आपको पसंद नहीं है तो लिली थॉमस ने 26 साल लड़ाई लड़कर के नोटा को लाई है, तो वो उसका भी उपयोग करिए, लेकिन वोट जरूर डालिए। भले कि नोटा पे आप निशान लगाइए, नोटा में करिए, लेकिन वोट देने जरूर जाइए। ये लोग हम अपील करें। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भाई आप जब तक संगठित होकर के प्रत्याशियों के लिए गांव से लेकर के जिले तक का एक अपना एजेंडा नहीं बनाते हैं, तब तक ये लोग कभी दबाव में आकर के आपके काम नहीं करने, अपने हिसाब से करते रहेंगे, अपने हिसाब से निधियां खर्च करते रहेंगे, चाहे विधायक निधि हो चाहे सांसद। यूपी में दूसरे मरहले में 17 अप्रैल को पोलिंग होनी है। एडीआर और इलेक्शन वॉच राय दहिंदों को उनके जमहूरी हुकूक से वाकिफ करवाते हुए असली मौज़ूआत पर वोट देने की अपील कर रहे हैं। उनके मुताबिक अगर तमाम उम्मीदवार नापसंद हों तो नोटा के बटन का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वोट जरूर डालना चाहिए। ईटीवी न्यूज, लखनऊ। लखनऊ से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार जावेद जाफरी जमकर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने अब तक जो कुछ लखनऊ में मुहिम के दौरान देखा, उससे इस शहर को बेहतर बनाने का उनके जहन में क्या खाका तैयार हुआ है, हमारे नुमाइंदे इरफान नदवी ने उनसे जानने की कोशिश की। तो पेश है जावेद जाफरी से ये खुसूसी बातचीत। आज हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जावेद जाफरी साहब। जावेद जाफरी साहब वैसे तो फिल्म अदाकार हैं, लेकिन अब पहली बार वो सियासी मैदान में कदम रख रहे हैं।
जावेद जाफरी साहब, ईटीवी में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आप लखनऊ तशरीफ लाए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, आपने इस शहर को देखा, यहाँ से अपना नामांकन कराया, क्या मसाइल हैं इस शहर के सामने? बहुत बहुत आदाब दर्शकों को मेरा, और हम कहते हैं जय हिंद, बिकॉज हमारा एक स्लोगन हो गया है जिंदाबाद। मैं जो इन दिनों में घूमा, मैंने देखा, पहले तो जो सामने आता है वो एक जो लोग सड़कों पे रहते हैं, छोटी छोटी झुग्गियों में रहते हैं, उनके बच्चों का हाल, बहुत ही गुर्बत देखी मैंने इस लेवल। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी और बहुत गुर्बत देखी, हालांकि मुंबई में तो इससे ज्यादा है उस लेवल का, बट यहां भी मैं देख रहा हूं। फिर मैंने उनसे पूछा तो उनके कोई लोगों को तो राइट्स भी नहीं है, कोई लोगों को दिया नहीं, नौकरी का क्या सिलसिला, कुछ नहीं है। एक ये मैंने देखा, गोमती नदी का मैंने प्रॉब्लम, मैंने पूछा भाई इसका क्या है, तो बोला ठीक है जहां तक वो पार्क बना है वहां तक पत्थर लगा के, बिकॉज पार्क को ऊपर खड़ा करना था तो पत्थर लग गए, बाकी सब जगह तो नदी का प्रॉब्लम हो रहा है, वो कितने हजार करोड़ आगे पता नहीं। फिर मैंने देखा कि यूपीटीयू का एक स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, लैंड माफिया भी आ गई है, अलग किस्म के लोग आ गए, बिजनेस बना दिए, टीचर्स सही नहीं दिखते हैं, डिग्रीज मिलती हैं तो डिग्रीज का वैल्यू नहीं होती है, वो देखा मैंने देखा जरदोजी, चिकन, ये वो जो हमारा आर्ट फॉर्म है, एक कला है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, वो लोगों का हाल क्या है, उनको क्या मिनिमम वेजेस, कुछ नहीं उनके लिए, कुछ मतलब जैसे कि खादी उद्योग है, वहां पे हमारा इसका कोई है नहीं। मैंने देखा कि ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, जो बसें और ट्रेनें होनी चाहिए जिस लेवल की, उस लेवल की है नहीं। मूवमेंट जी गंदगी बहुत इंपॉर्टेंट, नाले जो है ओपन ड्रेन्स और उसकी वजह से मक्खियां और मच्छर वो बहुत हो रहे, वो भी मैंने देखा जी। लखनऊ में दो शहर से बन गए हैं, एक नया शहर है, एक पुराना शहर है। आपने देखा होगा पुराने शहर में बहुत ज्यादा मसाइल हैं, बहुत लोग परेशान हैं, तो आप क्या मंसूबे और इरादे लेकर आए हैं ताकि दोनों शहर एक जैसे हो सके? देखिए, मैं सेंटर आज बन गया है, ये जो बहुत बड़ा पार्क बनाया गया है, ये एक सेंटर बन गया लखनऊ का, ये हमारी पहचान है। वो कुछ 5,000 करोड़ का बना, 500 करोड़ सालाना जाते हैं उसके मेंटेनेंस में। मुझे ये लगा कि इतने पैसे में मैं क्या कर सकता हूं, वो देखना है। पैसा मिला, गवर्नमेंट ने पैसा दिया, डाला, लेकिन इमारतों से शहर नहीं बनते, लोगों से शहर बनते हैं, इंसानों से शहर बनते हैं। ये हमारी प्रायोरिटी है। पहले उस इंसान को उठाओ, उस आम आदमी को उठाओ, उसको रोटी कपड़ा मकान दे दो, आपका शहर है। आप कैसे इतने ऐशो अयास में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी, वो वहां पे जमीन पे सो रहा है, खाना नहीं, उसको शिक्षा नहीं मिल रही, उसके बच्चों को शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा की बात करते हैं, मुझे कहता महिला शिक्षा भी तो चीज है, वो एक अलग प्रॉब्लम है। कल्चरल प्रॉब्लम्स कुछ और होंगे, अभी और भी मुझे देखना है, बहुत सारे निकलेंगे पेशी। कि इंसानों से शहर बनता है, लेकिन लखनऊ एक ऐसा शहर है जो अपनी विरासत के लिए जाना जाता है, अपनी तारीखी धरोहरों के लिए जाना जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू यहाँ के इंतखाबात। मैंने कहा, मैंने चिकन इंडस्ट्री की बात की, वो तारीखी का है। जो ये हेरिटेज साइट्स और स्ट्रक्चर्स हैं, किस तरह से उनको प्रिजर्व किया जाए, रखा जाए, लेकिन ये बात नहीं गुर्बत में रखा जाए। अभी ऐसा लगता है कि बहुत गरीब सा कुछ हो गया है, बेचारे फटीचर हाल में जो बहुत कदीमी जो मकान हम देखते हैं और पुरानी लखनऊ में बात करते हैं, वो भी देखे मैंने। तो किसी तरह उनको बैलेंस करना पड़ेगा कि किसी तरह मॉडर्न और हमारे कल्चरल जो जमाने 100, 200, 300 साल पुराने, 800 साल पुराने, तो इन चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो हमारा ये मुद्दा होगा कि जो पैसा आता है, बेसिकली इसी चक्कर के है, ये जो हमारी सभाओं की बात होती है, जो जन लोकपाल बिल में एक स्वराज का एक हमारा मुद्दा है कि आप इस राज को किस तरह से पैसे को फिल्टर कैसे करते हैं। न कि ये कि ऊपर से किसी ने कहा ब्रिज बना दो, अरे भैया ब्रिज जहां पैसा चाहिए, आपका घर है, हमने कहा ये बजट है, ये रखिए, आप लोग अपनी सभा बनाइए, चाहे मोहल्ला सभा, ग्राम सभा, जो भी हो, उस मोहल्ला सभा में आप डिसाइड कीजिए कि ये पैसा इतने मोहल्ले में कहाँ खर्च करना चाहिए। नहीं कि एक दो लोग डिसाइड करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को घूस। सर, करप्शन ऐसे ही आता है। जब आपका घर है, 100 लोग बैठे, 100 लोग ने बोला नहीं यार यहाँ गटर बनाओ, कोई बोले नहीं हॉस्पिटल बनाओ, अपने आप डिसाइड कर लो क्या बनाना है, न कि ये कि कोई ऊपर से बोले कि नहीं सिस्टम। आप चलाइए अपना सिस्टम और बहुत अच्छा चलेगा ये। इसके जी लखनऊ जो है, लखनऊ में इससे पहले भी फिल्मी एक्टर आए हैं और चुनाव लड़ा है उन्होंने, लेकिन यहाँ की जो हिस्ट्री रही है और तारीख रही है, वो ये बताती है कि फिल्मी अदाकार यहाँ कामयाब नहीं हुए। आप कैसे इसको ब्रेक करेंगे इस हिस्ट्री? सर पता नहीं, मेरे दादी का एक शेर था कि वो मंजिल ही क्या जो आसानी से तय हो, वो राही क्या जो थक कर बैठ जाए। तो हमने ठान लिया है, करना है, जीते न जीते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन आपको कुछ करना है। आपके दिल में अगर ये है, आपके एक दर्द है दिल में कि नहीं इस देश में बहुत कुछ धांधली हो गई है, मैं इसीलिए पॉलिटिक्स में आया क्योंकि मैं थक गया। मैं कभी रोया, कभी बहुत गुस्सा आया, कभी एक अजीब सा मुझे फ्रस्ट्रेशन हुआ कि कुछ हो नहीं रहा है। मैंने बोला अगर ठीक है बदलाव करना है तो ठीक है। एक आदमी उठा, मुझे उसमें एक किरण नहीं, पूरा एक बहुत बड़ा सूरज का एक हिस्सा देखा कि नहीं यार ये कुछ कर सकता है।
ये सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है। देखिए, नीयत मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपका नॉमिनेशन हो गया है, कई अड़चने आई और ये भी कहा जा रहा है कि वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, इस इशू को भी काफी लोग उठा रहे हैं, क्या हकीकत क्या है पूरे इशू? सर, हकीकत ये है कि वोटर लिस्ट में मेरा नाम है, ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया। जिसको कोई शंका हो जाके प्लीज गवर्नमेंट से बात कीजिए, एक लीगल डॉक्यूमेंट है वहां आपके सामने, बहुत ही इल्जाम उठेंगे आपके लिए और मैं कुछ नहीं, आई एम ऑफिशियल लीगल वोटर। ऐसे आपके साथ जो है आपकी पार्टी के आदर्श शास्त्री ने भी नामांकन किया है, नॉमिनेशन किया है, इसकी नौबत क्यों आई? 2 लोगों को क्यों नॉमिनेशन करना पड़ा? बिकॉज उन्होंने हमको लगा डॉक्यूमेंटेशन में अगर कुछ थोड़ा प्रॉब्लम होता है किसी वजह से, कुछ मिस्टेक्स हो जाती है कुछ भरने में, बिकॉज हमारे पहले 7 वाले थे उनका रिजेक्ट हो गया था, मतलब फिर से फिल करके आए वो सुनील साहब से थे हमारे मोहनलालगंज से। तो बैकअप हर जगह हमने एक बैकअप कैंडिडेट रखा है, शैडो कैंडिडेट बोलिए कोई भी कही, हर क्षेत्र में, नॉट जस्ट सिर्फ लखनऊ के लिए, हर जगह हमने एक बैकअप रखा है, इन केस कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो रख दिए। तो उस लेवल पे हमने ऐसा भी किया, तो नथिंग कुछ ऐसी कुछ बड़ा कुछ हो रहा था, कुछ चुप चुप के, इट्स ओपन, सब जगह हमने रखा बैकअप कैंडिडेट। देखा नाजरीन, ये थे जावेद जाफरी साहब जो पूरी कुव्वत के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं और इनका कहना है कि पार्टी को जिताकर यहाँ से दम लेंगे। कैमरामैन नूर के साथ इरफान अली, ETV न्यूज, लखनऊ। इसी के साथ इलेक्शन एक्सप्रेस से यही इख्तिताम पजीर होता है। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।